हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस अ डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव, कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहां पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। दोस्तों, मेंस का आंसर डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि जीएस मेंस की आंसर राइटिंग का हमारा बैच शुरू हो गया है। 108 डेज का ये बैच है, राइट। 108 डेज में 108 क्वेश्चंस आएंगे, रोज का एक क्वेश्चन आएगा और एक नया सब्जेक्ट डील के करेंगे। हर रोज एक डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा एंड आपको उसका आंसर लिखना है, हमें भेजना है, उसको हम चेक करेंगे, उस पर फीडबैक देंगे, आपको वो करेक्टेड आंसर कॉपी भेजेंगे, उसका एक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और ये सब कुछ चलेगा एक सेट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। गिवन डे का आपको कैलेंडर मिल जाएगा कि किस दिन कौन सा क्वेश्चन आना है एंड उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपने आंसर लिखने होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप में राइटिंग की एक हैबिट लेके आनी, एक डिसिप्लिन लेके आना कि रोज आप एटलीस्ट एक आंसर लिख रहे हैं अपने मेंस के लिए, राइट। इसमें इवैल्यूएशन, पीडीएफ ऑफ द मॉडल आंसर एंड वीडियो सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पे जाइए। वहाँ पे आपको ये एक बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक कीजिए और आपको हमारे इस पूरे कोर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। स्केड्यूल यहाँ पे आपको लगा हुआ मिल जाएगा। ये जो है ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ तक डेट्स का सवाल है, डेट्स आपके इस मेंस आंसर राइटिंग बैच 1 के अकॉर्डिंग लगी होंगी, राइट। कॉस्ट है इसकी 10,000 इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट टैक्सेस ऑफ जीएसटी, राइट। तो ये मेंस आंसर राइटिंग बैच। चलिए देखते हैं आज का सवाल अब। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका मीन्स अ डे में। आज हम एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, डू यू बिलीव environmental impact assessment in India is sufficient? Critically analyze। अब ये क्वेश्चन आप प्लीज़ अटेम्प्ट कीजिए और आई वुड सजेस्ट कि आप यहीं पर रुक जाएं, अपना एक आंसर लिखें और फिर से इस वीडियो को रिविज़िट करें ताकि आप थोड़ा कंपेयर भी कर सकते हैं कि क्या आप लैकिंग थे कहीं पे या फिर नहीं। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर की बात करें, देखो जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे एग्ज़ाम में तो बहुत ही कम टाइम होगा, ठीक है, बिकॉज यू हार्डली गेट लेस देन 10 मिनट्स फॉर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन। अब उस 10 मिनट में आपने स्ट्रक्चर भी सोचना है और आपने कंटेंट भी सोचना है, ठीक है। और स्ट्रक्चर इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट, लेकिन वो ईजी पार्ट तभी होगा अगर आपने पहले अपने दिमाग में स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, राइट। सो वंस यू डन विद द स्ट्रक्चर, तो कंटेंट वाला पार्ट थोड़ा मुझे इसलिए ट्रिकी लगता है क्योंकि आपने पूरे साल की जो पढ़ाई है, ठीक है, और सिर्फ अगर ये GS3 का टॉपिक है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ GS3 का कंटेंट ही इसमें डालना है। आप 1, 2 या कोई भी रेलिवेंट कंटेंट अगर आपको लगता है कि जो इस क्वेश्चन में फिट इन हो सकता है वो भी आपको डालना है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट इन दोज 10 मिनट्स एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर, ठीक है। जो काफ़ी कुछ होता है 10 मिनट में और सस्टेनेबली जब आपको ये 3 घंटे के लिए करना पड़ता है तो इट कैन गेट वेरी टायरिंग। सो द होल आइडिया ऑफ द प्रोसेस इज़ कि आप जितना ज़्यादा कोशिश हो सके मन में ही स्ट्रक्चर बनाएं एंड देन यू गेट डाउन टू राइटिंग, ठीक है। और अभी बिकॉज बहुत ही कम टाइम रह गया इस साल के मेंस के लिए, तो आई वुड सजेस्ट कि अब आप यू शुड सिट डाउन एंड राइट एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस, ठीक है। 5 क्वेश्चंस आप लिखने की कोशिश कीजिए 45 मिनट्स में। उस तरह की जो प्रैक्टिस है वो आप करनी शुरू करते हैं, राइट। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ।
सो इस क्वेश्चन में पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया के बारे में कुछ पॉइंट्स बताएंगे। फिर उसके बाद आप ये बताएंगे कि इंडिया में ये क्यों सफिशिएंट है, बट कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ क्रिटिसिज्म है ईआई प्रोसेस इन इंडिया के, और उसके बाद आप फिर वे फॉरवर्ड की बात करेंगे एंड फाइनली कंक्लूजन। ठीक है, सो स्ट्रक्चर हम इसका काफ़ी ही सिंप्लीफाइड रखेंगे। अब अगर हम शुरू करें इस क्वेश्चन को तो पहले हम इंट्रोडक्शन बताएंगे। इंट्रोडक्शन में सिंपली आपको ये बताना है कि EIA है क्या। ठीक है, सो UNEP डिफाइन करता है EIA को as a tool used to identify the environmental, social and economic impacts of a project prior to decision making। ठीक है, कि अगर हमें कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो हमें उसके इन्वायरमेंटल क्या इम्पैक्ट्स रहेंगे, सोशल क्या इम्पैक्ट्स रहेंगे और इकोनॉमिक क्या इम्पैक्ट्स रहेंगे, वो हमें पहले पता होने चाहिए हम, ताकि जो एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं उनको रिड्यूस कर पाएँ। ठीक है, एंड so that we can plan and design the project in such a way that so that we are able to reduce the adverse impacts and shape the projects to suit the local environmental needs। ठीक है, सो दैट इज़ द होल पॉइंट। सो एक तरह से ऐसा माना जाता है कि अगर हम EIA को फॉलो करते हैं तो हम इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक दोनों बेनिफिट्स को अचीव कर सकते हैं, दैट टू एट अ रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड डिज़ाइन। और उसके अलावा जो हमारे पास ट्रीटमेंट क्लीन अप कॉस्ट है वो भी कम हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि पहले ही आपको वहाँ ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, या करवाने की ज़रूरत भी पड़ेगी तो बहुत ही कम करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो ये सब फ़ायदे हैं। इंडिया में बात करें तो जो EIA है दैट इज़ स्टैट्यूटोरीली बैक्ड बाय एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 विच कंटेन्स वेरियस प्रोविजंस ऑन EIA मेथोडोलॉजी एंड प्रोसेस। जो ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है ये एक एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी कैरी आउट करती है जिसमें साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स होते हैं। और जो बेसिस है EIA का नॉट ओनली इन इंडिया बट एट द ग्लोबल लेवल दैट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये कहता है कि हम जो इन्वायरमेंट पे एडवर्स इम्पैक्ट करते हैं ना उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास ऑयल स्पिल का आता है। हम ऑयल स्पिल जो इम्पैक्ट करेगा हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। सो द बेस्ट इज़ टू टेक प्रिकॉशन एंड प्रिवेंट द ऑयल स्पिल। उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है EIA। ठीक है, और जो कॉस्ट है ऑफ टेकिंग द प्रिकॉशंस बिफोर हैंड इज मच लेस देन द कॉस्ट जो कि अगर वो डैमेज हो गया होगा उसको ठीक करने में आएगी, प्रोवाइडेड वो डैमेज ठीक हो सकता है। राइट, सो ये कुछ पॉइंट्स आप लिख देंगे। फाइनली इंडिया में क्यों सफिशिएंट है। देखो, इंडिया में ये इंश्योर करता है कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल है, वो इन्वायरमेंटली सेफ है। ठीक है, उसके बाद कोई भी अगर मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज दी जाती हैं, ठीक है, इन द डेवलपमेंटल प्लान कि हमें ये करनी चाहिए, तो वो भी अलाउ करता है कि हम वो कर पाएँ। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के एडवर्स इम्पैक्ट्स को कम करने का। ठीक है, सो द होल आइडिया इज़ to implement if you are able to implement the assessment में जो भी हमें बताया गया है, so we are able to carry out the environmental protection and development at the same time। और यही जो EIA इंडिया में है जो उसके provisions हैं वो यही इंश्योर करते हैं। राइट, बट देर आर सर्टन चैलेंजेस ऑल्सो। अब ये चैलेंजेस देखो क्या है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं ना जो एग्जेम्प्टेड हैं फ्रॉम EIA बिकॉज दे आर नॉट लिस्टेड इन शेड्यूल 1। ठीक है, क्योंकि वो शेड्यूल 1 में नहीं है तो उनकी EIA करनी ज़रूरी नहीं है चाहे उनका एडवर्स इम्पैक्ट हो, या फिर या तो वो शेड्यूल 1 में लिस्टेड है तो हमें नहीं ज़रूरत, या फिर अगर उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है, मतलब प्रोजेक्ट छोटा है, चाहे उनका एडवर्स इम्पैक्ट उतना ही है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। हमें सारे प्रोजेक्ट की EIA करें, अगर एडवर्स इम्पैक्ट नहीं है तो हम उनको कैरी आउट करेंगे, अगर है तो हम कैरी आउट नहीं करेंगे या तब कैरी आउट करेंगे जब एडवर्स इम्पैक्ट मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, उसके बाद ना पब्लिक हियरिंग का एक प्रोविज़न है EIA में, लेकिन वो अर्ली स्टेज पे नहीं किया जाता। उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें पब्लिक हियरिंग मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद जो इंडिजिनस नॉलेज ऑफ लोकल पीपल है उसको कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता है, जबकि वो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जो क्वालिटी ऑफ EI रिपोर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा उस क्रिटिसिज्म उस पर भी होता रहता है, क्योंकि वो इनकम्प्लीट होती है, फॉल्स डेटा होता है, टेक्निकल होती है, जिससे कि डिसाइफर नहीं किया जाता आम लोगों के द्वारा।
ठीक है। उसके बाद द आइडिया इज़ कि बहुत सारे जो ईआई बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वही ईआई को फंड करते हैं। ठीक है। सो अब ऑब्वियसली ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है। अब उसके बाद दूसरी आपके पास ये भी है कि फ्रॉडुलेंट ईआई स्टडीज़ के काफ़ी केसेस हमें दिखते हैं जहाँ पे एरोनियस डेटा हैज़ बीन यूज्ड। ठीक है। एक्रेडिशन नहीं होती ईआई कंसल्टेंट्स की, राइट। देन उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जो स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, जो ईएमपीज़ हैं, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, उनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है फॉर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटली डैमेजिंग हो सकते हैं, लोग जो वहाँ पे रहेंगे उनके लिए भी डैमेजिंग हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद डिटेल्स रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिटिगेशन जो मेजर्स हैं दैट इज़ नॉट प्रोवाइडेड। देन इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान्स आर नॉट डिस्कस्ड। ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं। तो क्या वे फॉरवर्ड है? देखो, वे फॉरवर्ड हमें जो चैलेंजेस हमने प्रेजेंट किए हैं ना उन्हीं को हमें ठीक करना है। जैसे ईआई अथॉरिटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, है ना, उसकी फंडिंग अलग होनी चाहिए। फिर एक बेसलाइन डेटा बैंक होना चाहिए ताकि हमारी जो असेसमेंट है वो उसके लिए हमारे पास कोई बेंचमार्क हो। लोकल कम्युनिटीज़ को सारी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए और सारे प्रोजेक्ट्स की को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलना चाहिए डिस्पाइट कि वो शेड्यूल 1 में है या उनकी इन्वेस्टमेंट कम है या स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, सबकी इन्वायरमेंट क्लियरेंस होनी चाहिए विदाउट एक्सेप्शन एंड इट शुड बी अवेलेबल टू द लोकल कम्युनिटीज़ एंड जनरल पब्लिक। और जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी शुड नॉट बी अलाउड। ठीक है। और जो प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें एक्सपर्ट होने, ज़्यादा एक्सपर्ट्स का जो नंबर है वो बढ़ा दिया जाए। और ये ना बहुत ज़रूरी है कि अगर जो वायलेट होते हैं क्लियरेंस में जो कंडीशंस दिए गए हैं कि ओके अगर आप ये कंडीशंस को फॉलो करेंगे तभी आपकी क्लियरेंस वैलिड है या आपको क्लियरेंस मिलेगी, तो एक बार क्लियरेंस मिल जाती है तो सब वायलेट करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें हमें ऑटोमेटिकली उसको विड्रॉ करने का एक प्रोविज़न होना चाहिए अगर जो हमारे पास क्लियरेंस है उसको वायलेट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो एनजीओ, सिविल सोसाइटी, लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनका ज़्यादा रोल होना चाहिए, उनको ज़्यादा इन्फॉर्म करना है, उनकी कैपेसिटीज़ को बिल्ड करना है ताकि वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर सके ऑन प्रोजेक्ट्स, राइट। सो अभी ईआई का न्यू ड्राफ्ट आया है और उसमें भी लोगों की राय मांगी गई है। तो होपफुली दैट विल केटर टू ऑल द अबव मेंशन्ड इश्यूज एंड विल हेल्प टू सेव एनवायरनमेंट एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट द सेम टाइम। अब ये एक अलग से क्वेश्चन भी हो सकता है कि जो नया ईआई ड्राफ्ट आया है वो क्यों इतना कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट हाँ अभी हमें इस क्वेश्चन में वो नहीं पूछा गया है। सो वी विल स्टिक टू दिस पार्ट ओनली इन विच आर क्वेश्चन गेट्स आंसर्ड, राइट। सो दिस वॉज अबाउट इट। कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कॉमेंट्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।